बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। 15 अक्टूबर की शाम 6 बजे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने एक टेम्परेरी सीज़ फायर कर दिया है 48 घंटे के लिए। लेकिन ये कोई बड़ी ख़बर नहीं है। बड़ी ख़बर ये है कि बिहाइंड द सीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अफ़गान पॉलिसी के हवाले से क्या चल रहा है और इसके अलावा क्या सारी रात वहाँ पर होता रहा। लेकिन इससे बढ़ के आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ कि 500 साल के बाद अफगानियों को न्यू दिल्ली पहुंचने का मौका मिल गया है। अब रजीम चेंज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं अफगानिस्तान के अंदर और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जनाब वो तालिबान जिनको सारी ज़िंदगी पाकिस्तान ने पनाह दी, क्या अब भारत उनको पनाह देगा और अब वो अपनी जान बचाने के लिए क्या भारत के वीज़े लेकर वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसका जवाब मेरे पास मौजूद है और मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। आजकल बड़ी बातें चल रही हैं कि हमने अंग्रेज़ों से पूछो, रशिया से पूछो, अमेरिका से पूछो, नेटो से पूछो। तो इस हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा और मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और ये सवाल मुझे अक्सर ही तंग करता है कि ये अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं ये आखिर क्या हैं। या तो ये अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हैं या फिर ये किसी न किसी से जंग लड़ते हैं। ये हर वक्त किसी न किसी तरीके से हालत जंग में रहते हैं। तो अब थोड़ा सा बात मैं आपको बता दूं कि अब कहा यह जा रहा है कि वो तालिबान जिनको पाकिस्तान ने हमेशा सेफ हेवन दिया, पनाह दी तमाम तर दुश्मनों के खिलाफ, अब उन्होंने पाकिस्तान से बिगाड़ लिया है और क्या अब उनको भारत पनाह देगा या नहीं देगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर चंगेज़ खान आया सबसे पहले और उसने ख्वारज़म शाह से उसने जंग लड़ी, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और फिर अपने पीछे उज़्बक आबादी छोड़ गया। एक बात मैं तालिबान को कहना चाहूँगा कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों के घरों में पत्थर फेंकना इंतहाई खौफनाक खेल है जो कि आपको इंतहाई मुश्किलात में मुब्तला कर सकता है। इस वक्त अगर हम डेमोग्राफिक स्टैट्स के ऊपर नज़र डालें अफ़गानिस्तान के तो 40% वहाँ पर पश्तून हैं, 26% वहाँ पे ताजिक हैं, 15% वहाँ पर हज़ारा हैं, 8% वहाँ पे उज़्बक हैं और 11% जो हैं वो अदर्स हैं। इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है उसे 16% यानी अपने जो 40% पश्तून हैं उनमें से भी 24% जो लिबरल पश्तून हैं उनकी मदद उनके साथ नहीं है और वो किसी भी सूरत नहीं चाहते कि तालिबान की इंतहाई सख्त और रिग्रेसिव पॉलिसीज़ उनकी ज़िंदगियों पे इफ़ेक्ट करें, उनकी बच्चियों की तालीम से लेके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तक इनकी आइडियालॉजी उनकी ज़िंदगियों पर असर अंदाज हो। अब चंगेज़ खान वहाँ पे आया और वो अपने पीछे हज़ारा की आबादी छोड़ गया। उसके बाद तैमूर लंग आता है और वो उज़्बक छोड़ जाता है। फिर हम ये देखते हैं बाबर आता है और वो अपने पीछे इसी तरह मंगोल और अज़बक छोड़ जाता है। फिर शेर शाह सूरी आता है और फिर हम ये देखते हैं कि 1747 में अहमद शाह दुरानी जो है वो दुरानी सल्तनत का वहाँ पे बुनियाद रखता है और पश्तून हुक्मरान तबका पहली दफ़ा वहाँ पर उभर कर सामने आता है और हम ये देखते हैं कि सिख एम्पायर भी पेशावर तक पहुँच गई थी। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा तालिबान के ख़िलाफ़ इस वक्त वहाँ पे गुस्सा और गम पाया जाता है। लेकिन जितने भी उनके मुखालफीन हैं अमेरिका समेत कोई भी उनका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है वो बहुत गलत रही है। तो ये पॉलिसी का जितना भी तासुर है और तासुर साजी का जितना भी काम है ये पिछली 2.5 दहाइयों से, पिछले 20-25 साल से भारत अफगानिस्तान के अंदर बड़ी कामयाबी से कर रहा है। रूस आया, अफगानिस्तान की आज़ादी की जंग वहाँ पर शुरू हो जाती है और उस वक्त ये देखा जाता है कि किस तरह रास CIA के साथ मिलकर वहाँ पे जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको चला रही होती है, किस तरह रशिया की KGB के साथ मिलकर सारे के सारे मामलात को चला रही होती है। और फिर हम ये देखते हैं कि जितने भी अफगान सरजमीन के ऊपर ट्रेनिंग्स हब थे वो सारे के सारे KGB और ने चलाना शुरू कर दिए।
ऐसे में फिर पाकिस्तान में जनरल ज़िया के दौर में एक खेल खेला जाता है और कहा यह जाता है कि मुबैना तौर पे पाकिस्तान ने खुद वहां पे एक विलियम थे CIA के सरबरा, चार्ली विल्सन थे कांग्रेसमैन और एंथोनी ब्रिंसन थे और ये सेनेट कमेटी के चेयरमैन थे। ये तीनों कम्युनिज्म के बहुत खिलाफ थे। तीनों को ज़ियाउल हक की हुकूमत के दरमियान कल्टीवेट किया गया, इनकी लॉबिंग की गई, इंटरेस्ट क्रिएट किए गए और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के अंदर जहाद का रास्ता क्रिएट करके पाकिस्तान ने अपने खिलाफ लड़ने वाले जितने भी वहां पे ट्रेनिंग हब्स थे जिनको इंडिया इस्तेमाल कर रहा था उनको ख़त्म करने का फैसला किया। अब हम ये देख रहे हैं कि वो शख्स जो कि बुचर ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर था, वो इस्लाम पसंद तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात रखने की कोशिश कर रहा है। वो तालिबान जिन्होंने सिर्फ रेडियो तक महदूद कर दिया अपनी कौम को, जो औरतों की तालीम के खिलाफ है। और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का जब पैमाना लबरेज हो जाता है और पाकिस्तान यहाँ पे रीजनल डायलॉग पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर करवाता है और उसमें तालिबान मुखालिफ लीडरान जिनमें बेशतर लोग जो हैं वो गनी हुकूमत के या तो ओहदेदार थे या फिर रहनुमा थे, वो उसमें शामिल होते हैं। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि 10 दिन के बाद मुत्तकी का दौरा भारत होता है और उसमें वो जो कुछ करता है वो पूरी दुनिया के सामने है। अब 1994 में तालिबान की हुकूमत या तालिबान की आप ये करेंगे तहरीके तालिबान का क़याम हुआ और उसके बाद से 2001 तक, जब तक तालिबान की हुकूमत को अमेरिका ने नहीं गिराया, वहाँ पे इनको प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान समझता रहा भारत और इसी तरीके से वो ट्रीट करता रहा। लेकिन जब 9/11 के बाद अमेरिका वहाँ पे आ गया तो वहाँ पे रूस और ईरान के साथ मिल के भारत ने बहुत ज़्यादा एंटी तालिबान काम किया और वहाँ की अशरफ गनी हुकूमत, करज़ई हुकूमत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। और उसी दौरान हमने ये देखा कि कश्मीर तक जितने भी जहाद लड़ने वाले लोग थे वो सारे के सारे अफगानिस्तान के अंदर इकट्ठे हो गए। लेकिन जब 2021 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी यहाँ से जाते हैं तो भारत भी वहाँ से दौड़ लगा देता है। और आपको पता है कि जब वो दौड़ लगाता है तो उसके साथ वो सबसे पहला काम क्या करता है कि 20 साल तक हामिद करज़ई और अशरफ गनी हुकूमत के जितने भी लोग थे जिनके साथ ये मिल के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा था, उन सब के वीज़े कैंसिल कर दिए जाते हैं और 1 साल के अंदर अंदर तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को रवाबित कर लिया जाता है। यानी कि जो लग्जरी तालिबान को पाकिस्तान के साथ हासिल थी कि जो मर्जी हालात हों, जैसे मर्जी हालात हों, तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हें कोई भी मसला हो तो आके पाकिस्तान के अंदर पनाह ले लो, ये पॉलिसी कभी भी भारत की नहीं रही। और भारत हमेशा हुक्मरान, जो काबुल के हुक्मरान होते हैं, उनके साथ अपने रवाबित रखने की कोशिश करता है। और हमने ये देखा कि 2014 में अमेरिका ने इनको कहा कि आप अपने फौजी भेजें अफगानिस्तान के अंदर रीजनल प्लेयर के तौर पे अपना किरदार अदा करने के लिए, तो भारत ने उसको फौरी तौर पे इनकार कर दिया। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, क्या मामलात हो रहे हैं और अफगान पॉलिसी के हवाले से क्या बड़े फैसले होने जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने किस तरह अफगान तालिबान को धोया है। अब जो इंफॉर्मेशन मेरे सामने आई है उसके मुताबिक 15 अक्टूबर की शाम 6 बजे 48 घंटे के लिए जो तामीरी बातचीत से मसले का मस्बत हल तलाश करने के लिए टेम्परेरी सीज फायर कर दिया गया है। और कुछ मुबैना जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफगान तालिबान से जो उनके वजीर खारजा हैं मुत्तकी, वो हिस्सा ले रहे हैं और वो इनके अंदर कई सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ मेरे चंद सवालात हैं, आपने भी इसका जवाब ज़रूर देना है। क्या आपके ख्याल में 48 घंटे का ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसके बाद क्या मुस्तकिल सीज़ फायर का रास्ता मिल जाएगा? और अगर मिल जाएगा तो क्या पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ मामलात को बातचीत के ज़रिए तय करने की पोजीशन में है? क्या अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सरहदी खिलाफ वर्जियों पर पाबंदियाँ जो भी हैं उसके ऊपर अमल करेंगे? और क्या वो TTP को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से इनकार कर
کر دیں گے؟ کیا وہ فتنہ ہندوستان کے ساتھ اپنے گٹھ جوڑ کو ختم کر دیں گے؟ میرا تو جواب ہے نہیں۔ اگر آپ کا جواب کہیں سے بھی ہاں ہے تو مجھے بتائیے گا کہ کیوں۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی چیزیں ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری سے۔ اس کے بعد کچھ خبریں ہمارے پاس آئیں کہ شاید آصف علی زرداری شہباز شریف سے بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ کل صبح کابینہ کی ایک اہم میٹنگ بلا لی گئی ہے جس کے اندر بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں فتنہ ہندوستان کے حوالے سے، اور وہ اہم فیصلے جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اس معاملے کو آپ نے کشیدگی کو بات چیت سے طے کرنا ہے۔ میری بات ہوئی ہے افغان طالبان کے ساتھ، وہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ ایک دفعہ جب معاملہ ہوا، پاکستان نے مبینہ طور پہ کابل پر ایئر سٹرائک کیا، اس کے بعد پھر طالبان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو سبق سکھایا، تو پھر 2 دن کے بعد یہ شرارت کرنے کا مطلب کیا افہام و تفہیم ہے؟ میری نظر میں کسی بھی صورت یہ افہام و تفہیم نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت جو باب دوستی گیٹ ہے چمن کا، وہاں پہ اس کو IED لگا کے اڑا دیا گیا ہے۔ 15 کے قریب لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں بچے اور عورتیں بھی موجود ہیں۔ فل پروپیگنڈا چل رہا ہے وہاں پہ۔ جو ممکری کرنے والے لوگ ہیں وہ جعلی وردیاں وہاں پہ لوگوں کو پاکستانی فوج کی پہنا کے اور وہاں پہ ممکریاں بنا رہے ہیں۔ اور اس وقت لگتا یہ ہے کہ طالبان کا معاملہ پاکستان سے لڑنا جیتنا یا ہارنا نہیں ہے، بلکہ اپنی جو پبلک پرسیپشن ہے اپنی عوام کی کہ وہ پاکستان کے پپٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کی پراکسی نہیں ہے، اس کو زائل کرنے میں اور اس کے سائے میں بھارت کے جو مفادات ہیں ان کی تکمیل جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا مقصد اس وقت نظر آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فتنہ الخوارج نے بھی پاکستان پر حملہ کیا اور رم سیکٹر سمیت کئی جگہوں سے، کرم ایجنسی سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں پہ بھی 25 سے 30 فتنہ الخوارج کے دہشت گرد جو ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکی ڈرون MQ-9 اس وقت افغانستان کے اوپر پرواز کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کراچی سے افغان بستیاں مکمل طور پہ خالی کروا لی گئی ہیں، اور حقانی جو ہیں وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر نظر آ رہے ہیں۔ میں حقانی کر رہا ہوں، سراج الدین حقانی جو کہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ افغانستان کے اندر حقانی گروپ کے سربراہ ہیں، اور دوسری طرف قندھاری گروپ ہے۔ اکثر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جو قندھاری گروپ ہے وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، اور جو حقانی گروپ ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی ایجنسیوں کے ساتھ بالکل الائنڈ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ گل بہادر سمیت کئی TTP کے لیڈر جو ہیں وہ حقانی کے انتہائی قریب ہیں۔ اب حقانی جو ہیں وہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں میر متقی کے اوپر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بیٹھا ہوا تھا اس وقت پناہ لے کے کہیں اور سفارت کاری کر رہا تھا، اس کے بچے جو ہیں وہ قطر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے جہاد کیا، جن کے بڑے مر گئے، جن کے بچے مر گئے، وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو یہ کریڈٹ نہیں لے رہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ انتشار پایا جا رہا ہے افغان طالبان کی حکومت کے اندر، اور وہاں پہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس وقت چاہے ازبک جاگے نہ جاگیں، تاجک جاگے نہ جاگیں، ہزارہ جاگے نہ جاگیں، ان کی اپوزیشن اکٹھی ہو نہ ہو، خود افغان طالبان کے درمیان ہی پھوٹ پڑنے والی ہے، اور یہ معاملہ اب خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بہت جلد بہت بڑی بڑی خبریں ملنے والی ہیں، اور دوسری طرف امریکہ اور ٹرمپ بھی افغانستان پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ کھیل انتہائی اہم جو مرحلہ ہے، میں دلچسپ مرحلہ تو نہیں کہوں گا، ظاہر سی بات ہے لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ایک انتہائی اہم موڑ پر آ چکا ہے، اور اب آنے والے جو دن ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب افغانستان کے اندر جو نئی جنگ ہونے جا رہی ہے وہ کس طرح لڑی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔